गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की साइंस, जिसमें जैव प्रक्रम हमारा छठा लेसन चल रहा था। और आज पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था पदार्थों का परिवहन, पादपों के अंदर भोजन का परिवहन, जल का परिवहन कैसे होता है, जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है तथा भोजन व अन्य पदार्थों का परिवहन कैसे होता है, फ्लोएम द्वारा होता है। ठीक है, अब इन भोजन एवं अन्य पदार्थों के परिवहन से इन भोजन के उपयोग से ऊर्जा मिलती है प्रत्येक जीव को, पौधों को। ठीक है, ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा के उपयोग के बाद, उस भोजन में से ऊर्जा निकालने के बाद कुछ अपशिष्ट पदार्थ, हानिकारक पदार्थ बन जाते हैं। उनको शरीर से कैसे बाहर निकाला जाता है, उस निकालने की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। और ये अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में, पौधों के अंदर नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में होते हैं। ठीक है, और इन उत्सर्जन पदार्थ के आधार पर मैंने आपको बताया था 3 भागों में बांटा गया है जीवों को। अमोनियो उत्सर्जी यानी अमोनिया के रूप में अपशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जन करने वाले जीव। ठीक है, फिर यूरिया उत्सर्जी, यूरिया के रूप में करने वाले, और यूरिक अम्ल उत्सर्जी, जो यूरिक अम्ल के रूप में क्या करते हैं, अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, आज अपन शुरू करने जा रहे हैं मानव का उत्सर्जन तंत्र। मानव में किस प्रकार से कैसा उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है, कैसे वह अपने अंदर के अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है। पहली बात तो मानव यूरिया उत्सर्जी जीव है, सजीव है। ठीक है, यूरिया के रूप में क्या करता है, अपना उत्सर्जन पदार्थ बाहर निकालता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, हमारे शरीर में इस प्रकार का उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से जो मुख्य उत्सर्जन का अंग है वो होता है वृकक, और वो हमारे शरीर में पीठ में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ पाया जाता है। ठीक है, ये एक जोड़ी यानी टोटल 2, कुल मिलाकर 2 वर्षण होते हैं। ठीक है, 2 वृषण होते हैं। देखिए, सॉरी, वृकक होते हैं। वृकक क्या होते हैं, वृकक होते हैं। ठीक है, ये 2 वृकक होते हैं, एक ये और एक ये हमारा कहलाता है वृकक। ठीक है, टोटल संख्या में 2 होते हैं, जो हमारे रीढ़ की हड्डी के एक इस तरफ और एक इस तरफ होता है, पीछे की तरफ। इसमें देखिए, एक होती है वृकक धमनी और एक होती है वृकक शिरा। ठीक है, वृकक धमनी व वृकक शिरा होती है। ठीक है, वृकक धमनी क्या करती है, शरीर से वृकक शिरा क्या करती है, जो अशुद्ध रक्त होता है जिसमें यूरिया मिला हुआ होता है, वो इन वृकक में लाती है। वृकक के अंदर पोमेन संपुट पाया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, मूत्र का निर्माण होता है, अर्थात रक्त में से यूरिया को अलग किया जाता है, और बाकी जो सही पदार्थ होते हैं, टंग के जो काम के पदार्थ होते हैं, वो वापस रक्त के साथ मिलाकर वृकक धमनी द्वारा शरीर में भेज दिया जाता है। तो इसको कहते हैं अपन अशुद्ध रक्त लाने वाली। ठीक है, इसको कहते हैं शुद्ध रक्त लाने वाली। इतना आपने है नहीं कोर्स में। फिर यहाँ पर वृकक के अंदर जब मूत्र का निर्माण हो जाता है, तो हमारे शरीर में प्रत्येक वृकक से एक एक निकलती है क्या, मूत्रवाहिनी। ये मूत्रवाहिनी होती है, एक एक मूत्रवाहिनी निकलती है। यह मूत्रवाहिनी क्या करती है, वृकक से मूत्र को कहां ले जाती है, मूत्राशय में ले जाती है। कहां ले जाती है, मूत्राशय के अंदर ले जाती है। मूत्राशय के अंदर ले जाती है, और मूत्राशय से ये सारा, मूत्राशय क्या होता है, मांसपेशियों का बना हुआ होता है, थैली जैसी संरचना होती है। इसमें सारा मूत्र आकर इकट्ठा होता है, और उसके बाद यहाँ आगे होता है गुद्दा, जिसके द्वारा शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। तो ये उत्सर्जन तंत्र में कुछ खास बातें नहीं है हमारे से, ध्यान रखने वाली बात है कि वृकक है, वृकक को क्या कहते हैं, उत्सर्जन का अंग कहते हैं। मुख्य उत्सर्जन अंग कौन सा है, वृकक है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यही चीजें हैं इसमें जो ध्यान रखने वाली। अगर सवाल इस प्रकार से आता है कि मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाकर व्याख्या करिए, ठीक है, वर्णन करिए, कार्य प्रणाली समझाइए, संरचना समझाइए। ठीक है, तो हमारे शरीर में एक जोड़ी वृकक होता है, उसमें वृकक शिरा और वृकक धमनियां, आगे ये जुड़ी हुई होती है, आगे ये अपवाही धमनी और अभिवाही
धमनियों में जुड़ी होती है, जो आगे अपन देखेंगे। ठीक है, तो मानव में उत्सर्जन कैसा होता है, तो ये हमारा आज का टॉपिक। शुरुआत करते हैं। मानव में उत्सर्जन। देखिए, मानव में उत्सर्जन, मानव पहली बात तो एक यूरिया उत्सर्जी जीव है। मानव यूरिया उत्सर्जी जीव है। मानव यूरिया उत्सर्जी जीव की श्रेणी में आता है, अर्थात क्या, मानव उत्सर्जन पदार्थ के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करता है। यूरिया का क्या करता है? उत्सर्जन करता है। ठीक है, यूरिया का उत्सर्जन करता है, यूरिया पदार्थ के रूप में उत्सर्जन करता है। नेक्स्ट देखिए आगे क्या होता है। मानव में देखिए एक जोड़ी वृकक, ठीक है, एक जोड़ी मूत्र वाहिनी, मूत्राशय तथा मूत्र मार्ग होता है। ये गुदा या मूत्र मार्ग इसे अपन कहते हैं। मानव में एक जोड़ी वृकक, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय जो मूत्र के भंडारण का कार्य करता है, तथा एक मूत्र मार्ग होता है, तथा एक मूत्र मार्ग होता है। एक क्या होता है? मूत्र मार्ग होता है। ठीक है, आगे देखिए वृकक में मूत्र बनता है। देखिए वृकक में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी में होता हुआ कहाँ जाता है? मूत्राशय में आ जाता है। और यहाँ पर तब तक एकत्रित होता है जब तक मूत्र मार्ग से क्या बाहर नहीं निकाल दिया जाए। वृकक में मूत्र का निर्माण होता है। ठीक है, फिर वो मूत्र वाहिनी से होता हुआ कहाँ आता है? मूत्राशय में आता है। और मूत्राशय में तब तक इकट्ठा होता रहता है जब तक कि मूत्र ये पूरा भर ना जाए, फिर उसे मूत्र मार्ग से बाहर त्याग ना दिया जाए। ठीक है, तो वृकक में मूत्र का निर्माण होता है। वृकक में क्या होता है? मूत्र का निर्माण होता है तथा बाद में मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है। होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है। मूत्राशय में क्या होता है? आ जाता है। ठीक है, मूत्राशय में आ जाता है। ठीक है, तथा यहाँ तब तक एकत्रित होता है जब तक मूत्र मार्ग से इसे बाहर निष्कासित न कर दिया जाए, बाहर निकाल दिया, तथा यहाँ तब तक एकत्रित होता है जब तक इसे मूत्र मार्ग से बाहर न निकाल दिया जाए।
मूत्र मार्ग से बाहर ना निकाल दिया जाए। ठीक है, ये तब तक क्या होता है, मूत्र यहाँ पर एकत्रित होता है। फिर मूत्र का निर्माण कैसे होता है, हमने ये तो पढ़ लिया कि वृक्क के अंदर मूत्र का निर्माण होता है। ठीक है, लेकिन मूत्र का निर्माण कैसे होता है, तो मूत्र निर्माण, ठीक है, उससे पहले एक नोट बना के लिख दीजिए कि मानव उत्सर्जन का प्रमुख अंग बोले तो होगा वृक्क। ठीक है, और मानव उत्सर्जन की प्रमुख इकाई पूछी जाए तो इकाई और अंग का ही फर्क है। अंग बोले तो वृक्क, और वृक्क के अंदर नेफ्रॉन या व्रकाणु पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रमुख इकाई यानी व्रकाणु, इसे अपन नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, अब मूत्र का निर्माण कैसे होता है हमारे शरीर में, वो देखते हैं। मूत्र निर्माण, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया अपन कह सकते हैं। सबसे पहले देखिए, मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में से अपशिष्ट पदार्थों को छानकर बाहर करना होता है। मूत्र बनता ही क्यों है, पहली बात तो उद्देश्य, कारण क्या है, तो मूत्र बनने का उद्देश्य शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करना होता है। मूत्र बनने का उद्देश्य शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर करना होता है। शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ था, रुधिर में भी, शरीर के अंदर किस में पाया जाता है, मेन रूप से वो रुधिर में पाया जाता है। तो रुधिर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करना होता है मुख्य उद्देश्य मूत्र बनने का। ठीक है, वृक्क में एक बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर केशिकाओं का गुच्छा होता है। वृक्क के अंदर बोमेन संपुट पाया जाता है, और उसके अंदर क्या होता है, एक बहुत पतली केशिकाओं का गुच्छा होता है। ठीक है, वृक्क में एक बहुत पतली भित्ति वाला रुधिर केशिकाओं का गुच्छा होता है। बहुत पतली रुधिर केशिकाओं का क्या होता है, यहाँ पर एक गुच्छा होता है। ठीक है, वृक्क में प्रत्येक जो केशिका गुच्छा होता है, रुधिर केशिका गुच्छ होता है, एक नलिका के रूप में आकार के सिरे के अंदर होता है, और ये नलिका छने हुए मूत्र को एकत्रित करती है। एक नलिका के रूप में होता है। जो वृक्क में प्रत्येक केशिका गुच्छ एक नलिका के आकार के रूप में होता है, जो क्या करती हैं, जो छने हुए मूत्र का क्या करती हैं, एकत्रित करती हैं। प्रत्येक केशिका गुच्छ एक नलिका के आकार के रूप में होता है, जो क्या करता है, जो नलिका के आकार के रूप में होता है, जो क्या करता है, छने हुए मूत्र को एकत्र करती हैं। जो छने हुए मूत्र को
एकत्र करती है। जो छने हुए मूत्र को क्या करती हैं? एकत्रित करती हैं। ठीक है, देखिए वृकक में निस्यंदन एकक व्रकाणु पाए जाते हैं। बहुत सारे व्रकाणु पाए जाते हैं। निस्यंदन एकक यानी निस्यंदन यानी छानने वाली इकाई जो पाई जाती है वो व्रकाणु पाई जाती है। वृकक में निस्यंदन एकक, वृकक में निस्यंदन एकक व्रकाणु या नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन पाए जाते हैं। प्रारंभिक निस्यंदन में पहली बार जब छाना जाता है उसको, तो प्रारंभिक निस्यंद में छाने हुए पदार्थ में, निस्यंद का मतलब जो छानने के बाद पदार्थ आता है, ठीक है। प्रारंभिक निस्यंद में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल रह जाते हैं। यूरिया के साथ ये पदार्थ भी आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रारंभिक मात्रा प्रारंभिक निस्यंद में यूरिया के साथ ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण व जल प्रचुर मात्रा में रह जाते हैं। प्रचुर मात्रा में रह जाते हैं। प्रचुर मात्रा में क्या रह जाते हैं? रह जाते हैं। प्रचुर मात्रा में ये रह जाते हैं। ठीक है, प्रारंभिक जो निस्यंद होता है उसमें क्या रह जाता है? उस छाने हुए पदार्थ में यूरिया जो हमें बाहर त्यागना वो तो होता ही है, साथ साथ में ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और जल भी साथ में आ जाता है। उनको तो अपन त्याग नहीं सकते क्योंकि ये तो हमारे शरीर के लिए काम की चीज है। तो जैसे जैसे इस नलिका से, ऊपर जो नलिका अपन ने पढ़ी है केशिका गुच्छ की, उस नलिका से ये पदार्थ जो यूरिया के साथ ग्लूकोज, अमीनो अम्ल वाला निस्यंद पदार्थ है वो बहता है। इन पदार्थों का चयनित पुनरावशोषण होता है तथा पीछे सिर्फ क्या रह जाता है? मूत्र रह जाता है। जैसे जैसे इसमें से बहती है उसमें से ये ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और जल वापस अवशोषित कर लिया जाता है रुधिर में, और पीछे सिर्फ क्या रह जाता है? यूरिया या मूत्र रह जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले पहले आप इसका, आगे देखते हैं फिर। आगे देखिए, जैसे जैसे मूत्र इस नलिका में बहता है इन पदार्थों का चयनित पुनरावशोषण हो जाता है और पीछे सिर्फ क्या रह जाता है? मूत्र रह जाता है। इसी के आगे लिख रहे हैं, जैसे 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 मूत्र इस नलिका से बहता है, इन पदार्थों का चयनित पुनरावशोषण हो जाता है तथा पीछे सिर्फ
मूत्र रह जाता है, पीछे सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाता है, मूत्र रह जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्कक में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका मूत्र वाहिनी में प्रवेश करती हैं, जो वर्कक को मूत्राशय से जोड़ती है। प्रत्येक वर्कक में जो बनने वाला मूत्र होता है उसमें एक लंबी नलिका होती है जो मूत्र वाहिनी में प्रवेश करती है। ठीक है, करता है तथा वर्कक को किससे जोड़ती है, मूत्र वाहिनी मूत्राशय से जोड़ती है। प्रत्येक वर्कक में एक लंबी नलिका मूत्र वाहिनी में प्रवेश करती है, जो वर्कक को मूत्राशय से जोड़ती है, जो वर्कक को क्या करती है, मूत्राशय से जोड़ती है, जो वर्कक को मूत्राशय से जोड़ती है, जिससे मूत्र वर्कक से मूत्राशय में आ जाता है। मूत्राशय में क्या होता है, आ जाता है। ठीक है, मूत्राशय में मूत्र क्या होता है, भंडारित होता है, एकत्रित होता है। मूत्राशय में मूत्र भंडारित होता रहता है और जब तक कि मूत्र मार्ग द्वारा इसे बाहर नहीं निकाल दिया जाता। ठीक है, मूत्राशय में इस मूत्र के साथ कोई क्रिया नहीं होती है, सिर्फ यहाँ पर क्या होता है, भंडारण होता है, एकत्रित किया जाता है। तो मूत्राशय में मूत्र भंडारित होता है जब तक कि इसे मूत्र मार्ग द्वारा बाहर नहीं निकाल दिया जाए। तब तक भंडारित होता है जब तक कि इसे मूत्र मार्ग द्वारा क्या बाहर नहीं निकाल दिया जाए। मूत्राशय क्या होता है, पेशीय होता है, मांसपेशियों वाला होता है, पेशीय होता है और यह एक तंत्रिका नियंत्रण में होता है, यह एक तंत्रिका के नियंत्रण में होता है। ठीक है, मूत्राशय पेशीय होता है, पेशियों का बना हुआ होता है, मांसपेशियों का बना होता है, अतः यह तंत्रिका नियंत्रण में होता है। अतः यह तंत्रिका नियंत्रण में होता है। अतः ये क्या होता है, तंत्रिका के नियंत्रण में होता है, अर्थात मस्तिष्क के नियंत्रण में होता है। जैसे ये भर जाता है, ठीक है, मस्तिष्क द्वारा इन मांसपेशियों में क्या होता है, मस्तिष्क के द्वारा इन मांसपेशियों में संकुचन होता है, मांसपेशी संकुचन होता है, मूत्राशय की पेशियों में संकुचन होता है। ठीक है, जिसके द्वारा क्या होता है, प्रेशर बनता है। क्या बनता है, प्रेशर बनता है, प्रेशर बनता है और उस प्रेशर के कारण हमें टॉयलेट लगती है और फिर हम टॉयलेट करके आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से मूत्र का निर्माण होता है। अब मूत्र का निर्माण की जो इकाई होती है वो व्रकाणु होती है, और व्रकाणु कैसा होता है उसकी अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार से व्रकाणु इस प्रकार से होता है। ठीक है, आपके सिलेबस में सिर्फ इसका चित्र है ना, पिछली बार इसकी पूरी कार्य प्रणाली थी। इस प्रकार से होता है। ठीक है, इससे दो नलिकाएं, इससे नलिका निकलती हैं ऐसे।
इस प्रकार से इससे नलिका निकलती है। ठीक है, इस प्रकार से नलिका निकलती है और इस प्रकार का ये होता है। ठीक है, समझने के लिए अच्छे से। अब इसमें ये क्या होता है, गोलाकार संरचना जो कहलाता है बोमेन संपुट, क्या कहलाता है, इसमें दो नलिकाएं होती हैं। ठीक है, दो नलिकाएं होती हैं जिन्हें एक तो अपवाही धमनी, ठीक है, एक कहलाती है अभिवाही धमनी। अपवाही धमनी और अभिवाही धमनी कहते हैं। इसमें केशिकाओं का जो गुच्छा होता है इस प्रकार से कई सारे होते हैं। ठीक है, इन्हें अपन कहते हैं, केशिकाओं का गुच्छा होता है, इन्हें कहते हैं अपन ग्लोमेरुलस। इन ग्लोमेरुलस में मूत्र को छानने का कार्य किया जाता है। ठीक है, फिर इस बोमेन संपुट के ये पास में नलिका पाई जाती है, इसीलिए इसको कहते हैं समीपस्थ नलिका। ठीक है, ये नलिका थोड़ी दूर होती है बोमेन संपुट से, इसलिए इसको दूरस्थ नलिका कहते हैं। ठीक है, फिर इसमें देखिए रक्त होता है, यहाँ नीचे की तरफ गिरता है, इसलिए इसको अवरोही नलिका कहते हैं। इस नलिका को यहां से यहां तक की अवरोही नलिका। ठीक है, और इस नलिका को जो ये है, ठीक है, ऊपर की तरफ वापस रक्त आता है, इसको कहते हैं आरोही नलिका। ठीक है, ये नीचे एक लूप की तरह यू आकार का होता है, इसे अपन हेनले लूप कहते हैं। इसे हेनले लूप कहते हैं, इसे हेनले लूप कहते हैं। इसे हेनले लूप कहते हैं। और यहां तक कि दूरस्थ नलिका के बाद ये लंबी सी नलिका होती है, इसे अपन संग्रह नलिका कहते हैं। ये वर्गाणु होता है हमारे शरीर में इस प्रकार का। ठीक है, अगर पूछ ले वर्गाणु का चित्र ही पूछा जा सकता है, इस बार आपके पोस्ट में है, इसलिए सिर्फ चित्र है इसलिए पूछ सकते हैं, या फिर मूत्र निर्माण की प्रक्रिया अगर पूछ ले तो साथ में हमको ये चित्र बनाना होगा। ठीक है, ये तो हो गई मानव में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है उसकी चर्चा हमारे हो गई। ठीक है, तो वर्गाणु होता है जो उत्सर्जन की क्या होती है, इकाई होती है, और वर्गक होता है वो क्या होती है, उत्सर्जन का प्रमुख अंग होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए आगे अपन पढ़ते हैं पादपों में उत्सर्जन कैसे होता है। अरे पादपों में भी उत्सर्जन होता है, अवशिष्ट पदार्थ उनमें भी बनते हैं, तो उनका उत्सर्जन कैसे होता है वो अपन पढ़ते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लेते हैं इसका। पादपों में उत्सर्जन की क्रिया अपन अब देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, पहले तो पादपों में उत्सर्जन पदार्थ क्या होता है यदि आपने सुना नहीं होगा, जैसे अपन उसको यूज में लेते हैं उस उत्सर्जन पदार्थ को। एक पादपों का जो रेजिन या गोंद होता है जो आपने खाया भी होगा कई बार, वो इन पादपों का क्या होता है, उत्सर्जन पदार्थ होता है। ठीक है, और वो इनका उत्सर्जन पदार्थ भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कई सारी अच्छी अच्छी चीजें इस गोंद से बनाई जाती है। ठीक है, तो देखिए पादपों में उत्सर्जन अब अपन पढ़ते हैं आगे। पादपों में उत्सर्जन आखिरी टॉपिक इस अध्याय का जो आज कंप्लीट हो जाएगा, और साथ में ये अध्याय भी हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जो ऑक्सीजन बनती है वो भी पादपों के लिए क्या है, हानिकारक, एक मतलब अपशिष्ट पदार्थ है पादपों का। जो हमारी प्राणवायु है वो पादपों की तो कचरा है पादपों के लिए। अब आप कहोगे सर कैसे कचरा है, अगर कचरा नहीं है तो फिर पादप उसको बाहर क्यों छोड़ते हैं, अंदर क्यों नहीं रखते भाई।
तो प्रकाश संश्लेषण जनित O2 भी अपशिष्ट पदार्थ कही जा सकती है, ठीक है, जिसे रंध्रों द्वारा क्या करते हैं, पादप बाहर करते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण जनित ऑक्सीजन यानी O2 भी अपशिष्ट पदार्थ कही जा सकती है, जिसे रंध्रों द्वारा पादप बाहर त्यागते हैं, ठीक है। अब देखिए ये अपशिष्ट पदार्थ हैं या कही जा सकती हैं, लेकिन ये अपशिष्ट पदार्थ हमारे लिए प्राणवायु है। अगर ये ना हो तो हमारा जीना मुश्किल है। हम पानी के बिना रह सकते हैं, एक दिन खाने के बिना 2 दिन रह सकते हैं, लेकिन हवा ना हो तो 2 मिनट भी रहना मुश्किल होगा, ऑक्सीजन ना हो तो, ठीक है। पादपों के अंदर जो एक्स्ट्रा जल हो जाता है, अतिरिक्त जल इकट्ठा हो जाता है, उसको भी वो क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर करते हैं। पादप अतिरिक्त जल को क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा बाहर करते हैं, क्योंकि अतिरिक्त जल उनके लिए गलनता उत्पन्न करता है। तो पादप अतिरिक्त जल को वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर करते हैं। पादप अतिरिक्त जल को वाष्पोत्सर्जन द्वारा त्यागते हैं, द्वारा बाहर करते हैं, ठीक है। अतिरिक्त जल भी उनके लिए क्या है, एक अपशिष्ट पदार्थ की तरह है, ठीक है। बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रिक्तिका में संचित होते हैं। बहुत से पादपों में क्या होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो उनकी कोशिका की रिक्तिका, जो खाली स्थान होता है, रिक्तिका बहुत बड़ी होती है पादपों के अंदर, उनमें क्या कर लेते हैं, उन रिक्तिका में इन अपशिष्ट पदार्थों को संचित इकट्ठा कर लेते हैं। बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद क्या करते हैं, बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद कोशिका की रिक्तिका में संचित या इकट्ठा कर लेते हैं, संचित करते हैं, ठीक है। पौधों से गिरने वाली पत्तियों में भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। जो पौधों से पत्तियां अपने आप गिरती है, तोड़ते हैं वो नहीं, जो अपशिष्ट अपने आप गिरती हैं सूखकर, उनमें भी अपशिष्ट पदार्थ होता है, जिसके कारण वो क्या हो जाती है, पौधे से अलग हो जाती हैं। तो पौधों से गिरने वाली पत्तियों में भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। पौधों से गिरने वाली पत्तियों में भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। ये अपशिष्ट पदार्थ उनमें भी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए पौधों के अंदर जो रेजिन गोंद के रूप में विशेष रूप से वह पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। ये गोंद होते हैं, वो गोंद और रेजिन क्या होते हैं, वो अपशिष्ट पदार्थ हैं, और ये क्या करते हैं, पुराने जाइलम में संचित रहते हैं, इकट्ठा रहते हैं। इसके अलावा अन्य अपशिष्ट कौन से हैं, जैसे अन्य अपशिष्ट रेजिन व गोंद
रेजिन व गोंद क्या करते हैं, गोंद के रूप में अपशिष्ट पदार्थ विशेष रूप से, खास तौर पर तो क्या होते हैं, विशेष रूप से पुराने जाइलम में इकट्ठे रहते हैं, पुराने जाइलम में संचित रहते हैं, पुराने जाइलम में संचित रहते हैं, पुराने जाइलम में क्या रहते हैं, ये संचित रहते हैं। ठीक है, तो ये पादपों में छोटी सी कुछ 4-5 लाइनें थी हमारे, जो पादपों में उत्सर्जन से रिलेटेड थी। इसी के साथ हमारा जो जैव प्रक्रम है वो खत्म होता है अध्याय। उम्मीद करता हूँ जो भी अपन ने पढ़ा है सारा अध्याय अच्छे से पढ़ा है, 12 पार्ट में पढ़ा है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से पढ़ा है, और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कोई 10th के लिए काम का नहीं है, ये 11th में भी है, 12th में भी है, आगे आपकी डिग्री होगी अगर बीएससी तो उसमें भी है, और उसके बाद जो कंपटीशन के एंड तक अपन सामान्य विज्ञान जो पढ़ते हैं वो उसमें सब कुछ आता है। ठीक है, तो इसलिए अपन ने अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जो भी पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। आने वाली क्लास में अपन एक नया लेसन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो होगा समन्वय एवं नियंत्रण का 7वां अध्याय, जिसमें अपन मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।